पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मैग्नेटिज्म। लास्ट लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने बायो-सेवर्ट लॉ पढ़ा था एंड इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी द वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ, दैट इज वी विल बी डिटरमाइनिंग द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ। पहले हम फाइनाइट लेंथ के लिए देखेंगे कैसे निकालते हैं एंड देन सेम केस को हम इनफाइनाइट के लिए भी चेक करेंगे बाय मेकिंग स्मॉल मैनिपुलेशंस। ठीक है बच्चों, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बाय द एंड ऑफ द लेक्चर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, कैसे उसका डायरेक्शन डिसाइड कर रहे हैं एंड वी विल बी डिस्कसिंग फ्यू न्यूमेरिकल एग्जांपल्स एज वेल, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। मेरे पास एक फाइनाइट लेंथ का वायर है AB, ठीक है ना। मुझे इस वायर की वजह से एक पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो मैं बेसिकली यूज वही करूंगा बायो-सेवर्ट लॉ, बट कैसे यूज करूंगा? देखिए, अगर मैं ये अज्यूम कर लूं ये वायर AB कई स्मॉल पीसेस से मिलके बना हुआ है और हमने बायो-सेवर्ट लॉ की प्रॉपर्टीज में देखा था दैट इट ओबेज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी। मतलब अगर मैं इन छोटे छोटे एलिमेंट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूं और बाद में सभी को ऐड कर दूं, ऐड मतलब इंटीग्रेट कर लूं, तो मुझे इस पॉइंट P पर पूरे वायर की वजह से बच्चों मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। तो मैंने क्या किया है, मैंने एक DL लेंथ का छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया है जिसका रेडियस वेक्टर पॉइंट P से R है, ठीक है ना। द रेडियस वेक्टर ऑफ दिस लेंथ DL इज R, फाइन, एंड दिस DL इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द पॉइंट P। अब यहां पर कुछ मैनिपुलेशंस हैं, ध्यान से समझेंगे। पॉइंट P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पॉइंट P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट को मैं Q मान लेता हूं, A है। A इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द वायर AB। और इस पॉइंट को अगर मैं मान लूं से L, तो मैं दिस लेंथ आई हैव अज्यूम्ड दैट LQ, दिस लेंथ इज L। इस डिस्टेंस को बच्चों मैं L मान लूं, क्लियर है। तो अब बायो-सेवर्ट लॉ में हम देख चुके हैं पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड एलिमेंट DL की वजह से कितनी होगी। डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी, दिस विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना। मान लेता हूं करंट वायर में I है, फाइन। अब देखिए कुछ नए वेरिएबल मैं इसमें इंट्रोड्यूस करूंगा और जैसा मैं हमेशा कहता हूं आंसर मेरा उन्हीं वेरिएबल्स में आना चाहिए जो वेरिएबल्स मेरे इनिशियल अजम्पशन या क्वेश्चन में दिए थे। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैं इस एंगल को मान रहा हूं फाई, दिस एंगल इज फाई। मैं लिख देता हूं एंगल QPL, दिस इज फाई। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे पूरे AB लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो लेट मी फर्स्ट ज्वाइन दीज पॉइंट्स। मैं इन दोनों पॉइंट्स को P से ज्वाइन कर देता हूं। दिस इज नाउ आई हैव ज्वाइंड पॉइंट A एंड B। अब ज्वाइनिंग के बाद जरा ध्यान से देखिएगा, देखो मैंने एक एंगल मान रखा है फाई जो मेरी डिफरेंशियल DL को पॉइंट P से ओरिएंट कर रहा है। देखिए थीटा और फाई दो अलग अलग एंगल हैं, ठीक है ना। मैं फाई को DL से ओरिएंट कर रहा हूं फाई एंगल पे, फाइन। तो अब देखिए मैं इसी पॉइंट से मैंने मान लिया दिस एंगल इज फाई 1, राइट। और इसी पॉइंट से बच्चों मैंने मान लिया दिस एंगल इज फाई 2। ध्यान से देखेंगे, मैं लिख देता हूं, मैंने फाई 1 माना हुआ है एंगल BPQ, दिस इज फाई 1, एंड एंगल QPA, दिस इज फाई 2। ध्यान से समझेंगे। देखिए अब फाई 1 फाई 2 क्या है, फाई 1 फाई 2 इस पॉइंट का ओरिएंटेशन है। ध्यान से समझेंगे, फाई 1 फाई 2 इस पॉइंट का ओरिएंटेशन है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट्स A एंड B।
मुझे पूरे वायर की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, तो मेरे आंसर में बच्चों φ1 और φ2 होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थीटा इज नॉट माई नोन वेरिएबल, थीटा तो मैंने डीएल एलिमेंट की वजह से लेंथ मान लिया था, ठीक है ना। मेरा ओरिएंटेशन क्या है, मेरा ए और बी पॉइंट का ओरिएंटेशन है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, राइट। चलिए अब देखते हैं, दिस वॉज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो दिस इज 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है बेटा, तो हम थीटा प्लस फाइव इसको भी 90 डिग्री कह सकते हैं। ऑब्वियसली ये 90 है तो इनका सम भी 90 होगा, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, फाइव इज 90 माइनस थीटा। तो फाइव का ये वैल्यू अगर मैं लिख सकता हूं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, थीटा इज 90 माइनस फाइव, थीटा इज 90 माइनस फाइव। अब देखो, मुझे आंसर उन्हीं वेरिएबल्स में चाहिए जो मेरे क्वेश्चन में नोन है, और मैंने ओरिएंटेशन को एक नोन वेरिएबल बनाया है। ओरिएंटेशन था फाइव, तो मुझे इस एक्सप्रेशन में पहले थीटा को फाइव से रिप्लेस करना है। तो अगर मैं थीटा की जगह 90 माइनस फाइव लिखूंगा, तो मेरा ये एक्सप्रेशन हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल कॉस फाइव अपॉन आर स्क्वायर, राइट। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए फिर से देखिए, अब मैं देख रहा हूं ट्रायंगल क्यू पी एल, ट्रायंगल क्यू पी एल। यहां पे बच्चों cos फाइव की वैल्यू क्या होगी, cos फाइव इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो दिस इज PQ अपॉन हाइपोटेन्यूज इज PL, राइट। तो PQ का वैल्यू कितना है, A क्या था, A was the perpendicular distance of point P from the given wire। A मेरा ये नॉन वेरिएबल था। चलिए अब PL का वैल्यू कितना है, PL का वैल्यू R है, राइट। तो यहां से अगर cos फाइव का वैल्यू ये है, तो सीकेंट फाइव कितना हो गया, सीकेंट फाइव हो गया R अपॉन A, या R इज इक्वल टू A सीकेंट फाइव, R इज A सीकेंट फाइव। अब ये वैल्यू वापस से मैं यहां पे रख देता हूं। अब देखता हूं मेरा एक्सप्रेशन क्या बन गया। नाउ दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल कॉस फाइव, और A स्क्वायर की जगह मैं R स्क्वायर की जगह मैं लिख दूंगा A स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर फाइव, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब सेम ट्रायंगल में, इसी ट्रायंगल में अगर मैं tan फाइव का वैल्यू निकालूं, तो tan फाइव का वैल्यू बच्चों कितना आएगा, tan फाइव विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इज QL एंड बेस इज PQ, राइट। तो दिस विल बी L अपॉन PQ, PQ इज R। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, यहां से मुझे मिल जाएगा L इज इक्वल टू R tan फाइव, राइट। L इज इक्वल टू R tan फाइव। अगर L का वैल्यू ये है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं बेटा, तो DL कितना आएगा, DL विल बी R सीकेंट स्क्वायर फाइव D फाइव। अब देखिए मैं DL को फाइव के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि क्यों फाइव के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। देखो फाइव के रिस्पेक्ट में इसलिए डिफरेंशिएशन है क्योंकि L मेरा क्या है, उस पॉइंट का डिस्टेंस है Q से, ठीक है ना। जैसे जैसे मेरा फाइव बदलेगा भाई, मैं क्या कर रहा हूं, फाइव को एक बार फाइव वन ले जा रहा हूं, एक बार फाइव टू ले जा रहा हूं, और मेरा L भी तो बदलेगा ना। अगर मैं इस पॉइंट से ऐसे मूव करूं तो मेरा लेंथ भी तो बच्चों इंक्रीज होता जाएगा। तो L वैसे ही चेंज हो रहा है जैसे एंगुलर ओरिएंटेशन में फाइव चेंज हो रहा है। अच्छा एक चीज और हमें ध्यान रखनी है, फाइव वन एंड फाइव टू आर टेकन इन ऑपोजिट सेंस। ध्यान रखेंगे, दे आर टेकन इन ऑपोजिट सेंस। क्यों ऑपोजिट सेंस में, क्योंकि मैं एक मिड पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूं, एक सिमेट्रिक पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूं, और बी तक पहुंचने के लिए ऐसे मूव कर रहा हूं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ए तक पहुंचने के लिए ऐसे मूव कर रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना। चलो तो अब बेटा डीएल का वैल्यू भी यहां पे रख दूं, अगर डीएल का वैल्यू भी यहां पे रख दूं, तो अब मेरा डीबी कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा। यहां पर मैं वैल्यू रख रहा हूं इसकी, और यहां पर लिख रहा हूं कि कितना वैल्यू आएगा। दिस विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, डीएल की जगह लिखते हैं आर सीकेंट स्क्वायर फाइव डी फाइव
डिवाइडेड बाई आर सीकेंड स्क्वायर फाइव डी फाइव एंड कॉस फाइव था यहां पे ऑलरेडी, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर फाइव, राइट। बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, दिस गेट्स कैंसिल्ड एंड दिस गेट्स कैंसिल्ड, राइट, दीज टू टर्म्स गेट कैंसिल्ड। एक चीज और थी यहां पर, दिस वॉज आर सीकेंड स्क्वायर फाइव डी फाइव। तो अब देखिए मुझे डीबी की कितनी वैल्यू मिल रही है, दिस वैल्यू इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, आप ये सोचेंगे कि ये सारे मैनिपुलेशन किए क्यों गए, ये मैनिपुलेशन इसीलिए किए गए हैं सो दैट आई कैन गेट अ मैग्नेटिक फील्ड विच वेरीज विद द एंगल फाइव, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। हमें एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है जो फाइव के साथ वेरी करे। चलिए देखते हैं क्या वैल्यू आ रहा है। डीबी का वैल्यू आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दिस विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर कॉस फाइव डी फाइव अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, कोई टर्म एक्स्ट्रा तो नहीं आ रहा है। चलिए, दिस वॉज थीटा प्लस फाइव वॉज 90, तो मैंने थीटा का वैल्यू यहां पुट किया तो मुझे कॉस के टर्म में एक एक्सप्रेशन मिल गया, राइट। तो दिस इज आईडीएल कॉस फाइव अपॉन आर की जगह मैंने क्या किया बेटा, आर की जगह मैंने पुट किया यहां से r इज इक्वल टू ए सीकेंड, r इज इक्वल टू ए सीकेंड फाइव, तो r स्क्वायर वॉज ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर फाइव, राइट। चलिए यहां से tan फाइव वॉज पर दिस वॉज a, tan फाइव वॉज a, फाइन, तो दिस विल बी l इज इक्वल टू a tan फाइव, दिस विल बी a tan फाइव एंड there it will be a और यहां पर भी it will be a, तो this a will get cancelled with this value and I'll get the value of dB as mu naught upon 4 pi I cos phi d phi upon a. So this is what I get the final value of the magnetic field. अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें इस डीबी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे देखते हैं। बी का वैल्यू आएगा डीबी। अब द बिग क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द लिमिट। तो लिमिट देखिए, मुझे ए से बी तक जाना है और मैं डी फाइव के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो मैं कहां से कहां तक जाऊं, -φ2 से φ1 की तरफ जाऊंगा। -φ2, वाई -φ2 बिकॉज φ2 इज इन ऑपोजिट सेंस। तो यहां से कितना आएगा, देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए आई इंटीग्रेशन ऑफ cos फाइव डी फाइव, दिस इज -φ2 से φ1। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos फाइव इज sin फाइव, तो ये हो जाएगा sin φ1 माइनस sin, ये ऐसे आ जाएगा, दिस विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए sin φ1 प्लस sin φ2। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ। क्लियर है, आई होप समझ में आ गया है, इजी था। अब देखो, अगर यही वायर, ध्यान से समझेंगे, अगर यही वायर मेरा इनफाइनाइट लेंथ का हो जाता, देखिए मेरा इसी एक्सप्रेशन में चेंज क्या था, अगर यही वायर बेटा मेरा इनफाइनाइट लेंथ का हो जाता, दैट मींस ये φ1 बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ऐसे ही φ2 भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है भाई, φ1 और φ2 को मैं, ये ऐसे हैं φ1 φ2, अब मैं इनको बढ़ाता जा रहा हूं, बढ़ाता जा रहा हूं, बढ़ाता जा रहा हूं, बढ़ाता जा रहा हूं, तो मैक्सिमम इससे ज्यादा थोड़ी बढ़ा सकता हूं, मैं ऐसे थोड़ी बना लूंगा φ1 φ2, पूरा एंगल का ओरिएंटेशन थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो अगर इनफाइनाइट वायर हो जाएगा, इनफाइनाइट वायर हो जाएगा, तो मेरा φ1 और φ2 दोनों 90 हो जाएंगे। तो बेटा अगर φ1 और φ2 दोनों को मैं 90 पुट कर दूं तो sin 90 इज 1, तो 1 + 1 इज 2, तो मेरा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन
यहां पर a है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई a। तो दिस विल बी दी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इफ द वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ठीक है ना। अब एक चीज और, एक और केस इसमें बनता है। मान लूं अगर मेरा पॉइंट P किसी एक एंड के नजदीक हो, ठीक है ना, मान लेता हूं मेरा पॉइंट P A के नजदीक है। ठीक है, अगर मेरा पॉइंट P A के नजदीक है तो क्या होगा, एक फाई तो 0 हो जाएगा, दूसरा फाई 90 हो जाएगा। जरा इमेजिन करिए, पॉइंट P मेरा, ये मेरा पॉइंट P मान लेता हूं यहां पे है, दिस इज एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो एक वैल्यू बढ़ता जाएगा और एक वैल्यू बिल्कुल 0 हो जाएगा। ठीक है ना भाई, अगर ये पॉइंट P यहां पे आ गया और मैं इसको ऐसे लाइन से ज्वाइन कर दूं तो एक एंगल 0 और एक एंगल 90 पे चला जाएगा, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हाफ आ जाएगी। ये आपको क्वेश्चंस में मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, ये इसमें बहुत सारे केसेस बनते हैं। अगर पॉइंट P इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर दे तो ये, these are not derivations, these are special cases। वो आप जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे आपको समझ में आ जाएगा। आपको ध्यान क्या रखना है बेटा, जब भी इस तरीके का कोई ज्योमेट्रिकल फिगर आएगा, देखिए कैच क्या है, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। जब भी ऐसा कोई ज्योमेट्रिकल फिगर आएगा जहां पे आपको एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर मिल रहा है, जैसे मैं स्क्वायर के सेंटर पे पूछ लूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे पूछ लूं, तो इन सब जगह आपको जो, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, तो ये इस ट्रायंगल में अगर ऐसे करंट जा रहा है तो इतना पार्ट तो एक करंट कैरिंग वायर हुआ ना, स्ट्रेट वायर। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम बायो-सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशन से करेंगे। दीज आर ऑल बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। ठीक है ना। अब यहां पर देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस बनता है। केस ये बनता है कि व्हाट इज बेसिकली द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अगर मैं इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखूं तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, देखिए आपके पास राइट हैंड स्क्रू रूल भी है, बहुत सारे मेथड्स हैं, बट आई वुड से आप राइट हैंड पाम रूल लगाइए, वो सबसे बेस्ट है और सबसे इजी है। वो रूल मेरा क्या कहता है, मुझे थंब को करंट के डायरेक्शन में रखना है, ये मैंने करंट के डायरेक्शन में रखा, और अपने फिंगर्स को उस पॉइंट पे रखना है जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो मैंने उसको उस पॉइंट पे रखा जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ऐसे। अब मेरे पाम पर जो परपेंडिकुलर पड़ेगा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। देखिए ये, तो मेरे पाम पे जो परपेंडिकुलर पड़ेगा वो व्हाइट बोर्ड के अंदर जाएगा। अगर वो व्हाइट बोर्ड के अंदर जाएगा तो इस पॉइंट पे बेटा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी। ठीक है ना, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी। ये ध्यान रखना है हमें, ये सब छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी है। दूसरी एक चीज और, कई बार हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मान लीजिए जैसे मैं आपसे बोलूं, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, मैं इसको हटा रहा हूं। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं एक वायर है, ये एक वायर है जिसपे करंट बाहर की तरफ आ रही है और आपको पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन निकालना है। ध्यान से देखिएगा, अब अगर आप कर्ल से करोगे तो कंफ्यूजन है, पाम से देखो कितना आसान है। देखो करंट कैसा है, बाहर जा रहा है, मतलब ये है करंट आपकी तरफ आ रहा है, और पॉइंट P बेटा कैसा है, इस पॉइंट पे। तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, तो कैसे डायरेक्शन निकालूं, मुझे अपने थंब को रखना है पॉइंट पे करंट की डायरेक्शन में, तो करंट का डायरेक्शन ऐसे है, थंब ऐसे है मेरा, और मेरी फिंगर्स पॉइंट P पे होंगी, तो ये कुछ ऐसा है, ऐसा देखिए, ऐसा करंट आपकी तरफ आ रहा है और फिंगर्स पॉइंट P पे हैं। अब यहां पर अगर मैं परपेंडिकुलर डालूं तो ये मेरा परपेंडिकुलर आएगा ऐसे। ठीक है ना, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे आएगा, ऐसे आएगा। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब आप पूछ सकते हो कि सर 90 ही क्यों, भाई ऐसे मैंने बनाया है तो ऐसे ऐसे किसी भी एंगल पे हो सकता है। तो यहां पर मैं वेक्टर प्रोडक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। बायो-सेवर्ट लॉ में अगर आप देखो तो dl क्रॉस r आता है ना, और ये कर्ल रूल है, क्रॉस प्रोडक्ट का बेसिक रूल है कि b दोनों के परपेंडिकुलर होना है।
ठीक है ना, डीएल के भी परपेंडिकुलर होना है और आर के भी परपेंडिकुलर होना है, तो यही तो मेरा रेडियस वेक्टर है, तो बी 90 डिग्री पर ही होगा बेटा। ओके, अब यहां पे मान लीजिए पॉइंट पी यहां है, तो अब आप अपने आप सोचिए क्या होना चाहिए, थंब को अंदर करूं बोल्ड के और फिंगर्स को ऐसे पॉइंट करूं, तो ये मेरा परपेंडिकुलर है, तो मैं इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा। ठीक है ना, तो ये वो तरीके हैं जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस निकालते हैं। फाइन है, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा। चलो अब एक और चीज देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, कैसा शेप होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इस पर्टिकुलर केस में। तो जरा ध्यान से देखो, मान लो मैं आपसे बोलूं ये एक वायर है, ये एक पैरेलल वायर, ठीक है ना, इस पर करंट जा रहा है आई। अब इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो मैंने ऐसे किया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो गई, मैग्नेटिक फील्ड बच्चों अंदर है। अच्छा, ये मेरा वायर है, आप ऐसे अज्यूम करो ये मेरा वायर है, इस पॉइंट पे मुझे फील्ड निकालनी थी, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर। अब मुझे फील्ड इस पॉइंट पे निकालनी है, ठीक है ना, तो मैं ऐसे ऐसे बनाऊंगा, तो ऐसे, फिर मुझे इस पॉइंट पे निकालनी है, तो ऐसे, इस पॉइंट पे निकालनी है, तो ऐसे। तो बेसिकली क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक सर्कल बना रही हैं। अगर मैं इस पॉइंट पे बोलूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक सर्कल बना रही हैं, राइट। ऐसे ही इस पॉइंट के लिए ये भी एक सर्कल आएगा, इस पॉइंट के लिए ये भी एक सर्कल आएगा। तो अगर आपसे पूछा जाता है करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाएंगी, दे विल मेक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ओके, अब यहीं पर देखो, अगर ये करंट उल्टा होता, मान लिया ये करंट ऐसा था, तो अब क्या होगा बेटा, सर्कल अब भी बनाएंगी, बट अब की बार सेंस चेंज हो जाएगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर पहले केस में आप का सेंस ऐसा था, तो अब की बार सेंस ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो दिस इज योर सेंस, दिस इज योर सेंस। करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो दिस इज योर सेंस। तो करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ के लिए अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्लॉट करनी है, तो वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ही आएंगी इस वायर के चारों तरफ, ठीक है ना। अब एक चीज और है, सीबीएसई बोर्ड में अगर आपने देखे होंगे सैंपल पेपर्स भी या प्रीवियस ईयर के पेपर्स, तो वेरिएशंस पे जरूर क्वेश्चन रहता है, मतलब वो आपसे ग्राफ चाहते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं बी और ए में एक ग्राफ बनाइए, ग्राफ बिटवीन बी वर्सेस ए, तो आप क्या देख रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ए क्या है, ए पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ग्राफ क्या आना चाहिए बेटा, अगर ये बी है ये ए है, तो y इज इक्वल टू 1/x, ये वाला ग्राफ है। देखिए इधर कुछ सालों से आपके फिजिक्स के पेपर में ऑलमोस्ट एवरी ईयर 3 से 4 वेरिएशंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वेरिएशन समझने हैं, तो आपको कुछ बेसिक ग्राफ के स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए। y इज इक्वल टू 1/x² कैसा आ रहा है, y इज इक्वल टू 1/x कैसा आ रहा है, y इज इक्वल टू x, तो ऑब्वियसली आई होप आपको पता होगा। तो ये सारे वेरिएशंस आपको पता होने चाहिए बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में आपको सभी वेरिएशंस को प्लॉट करना आना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है, चलिए आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। अब चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और बेहतर होगा। चलिए बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहां पर वेक्टर का भी एप्लीकेशन है, आपके सभी डायरेक्शन से रिलेटेड डाउट भी इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगे। चलिए, द क्वेश्चन सेज दैट PQR इज अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, जहां पर Q और R के बीच का डिस्टेंस आपको दिया है A, एंड आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है पॉइंट P पर, ठीक है ना। अब देखो है क्या, क्वेश्चन में दिया है कि Q और R पर वायर्स हैं, ये मैंने लिखा नहीं है, मैं नोट कर देता हूं। Q एंड R पे वायर्स हैं जिनमें I करंट है, ठीक है ना।
अब ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं क्या करूं, इमेजिन करता हूं कि ये सीन है कैसा। तो सीन ऐसा है बेटा, पहले क्यू पॉइंट पे देखता हूं। क्यू पॉइंट पे एक वायर है, ऐसे ऐसे आप मानिए, ये एक वायर क्यू पॉइंट पे है। ये जो कैप है, कैप इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर है और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर है। ये कुछ सीन है और आपको इन दो वायर्स की वजह से पॉइंट पी पर नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है ना। तो सबसे जरूरी क्या है, सबसे जरूरी तो है पहले मैं इस वायर से इसका डिस्टेंस निकालूं। तो मान लेता हूं ये डिस्टेंस है r। अच्छा, दोनों ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये r है, तो बेटा ये भी r होना चाहिए, ठीक है ना। अब मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा, बायो-सेवर्ट लॉ में डिस्टेंस का टर्म आएगा, बट मैं बार बार कहता हूं आंसर उन्हीं टर्म्स में आना चाहिए जो क्वेश्चंस में दिए हो। तो क्वेश्चन में मुझे a दिया था तो मेरा आंसर a में ही आएगा। तो यहां से मुझे सबसे पहला हिंट क्या मिलता है कि मुझे r का वैल्यू a के टर्म्स में चाहिए। तो सिंस ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है तो a स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, या r इज इक्वल टू a अपॉन रूट 2। अब जहां जहां r होगा मुझे उसे a अपॉन रूट 2 से रिप्लेस करना है। चलो अब ध्यान से देखते हैं, एक एक पॉइंट एनालाइज करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पॉइंट Q के बारे में बताता हूं। पॉइंट Q पर बेटा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, या पॉइंट Q पर जो वायर जा रहा है उस पर करंट अंदर है। ये जो क्रॉस और डॉट बना है ये करंट का डायरेक्शन है, क्लियर है ना। तो Q पर जो वायर है उस पर करंट अंदर है, ठीक है ना। तो पहले मैं Q की वजह से P पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे निकालनी है। तो ऐसे देखो, ये पॉइंट है, ये कैप मेरा करंट का डायरेक्शन है, ये इनफाइनाइट वायर, ऑब्वियसली जब मुझे लेंथ नहीं दी तो ये इनफाइनाइट वायर है जो बाहर आ रहा है। इस ध्यान से देखो, इस व्हाइट बोर्ड से बाहर आ रहा है, एक वायर बाहर आ रहा है। तो ये कुछ जैसे बाहर आ रहा है वैसे ही व्हाइट बोर्ड के अंदर भी होगा। तो आप इमेजिन करो, ये पॉइंट P है, ये वायर है जो इनफाइनाइट जा रहा है। तो ये θ1, ये φ1, ये φ2। तो बेटा अगर ये वायर इनफाइनाइट जा रहा है तो φ1 और φ2 दोनों 90 हो गए ना। तो वैसे मेरा एक्सप्रेशन क्या है, म्यू नॉट इज इक्वल टू, सॉरी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये मेरा एक्सप्रेशन है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो अगर ये वायर इनफाइनाइट जा रहा है तो φ1 φ2 90 है, तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी इस करंट कैरिंग वायर की वजह से, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई A। इतनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी ड्यू टू Q। आप समझ रहे हो ना ये एक्सप्रेशन कैसे आ रहा है। वायर मेरा ऐसे व्हाइट बोर्ड से बाहर है और व्हाइट बोर्ड के अंदर भी है, ऐसे जा रहा है, और करंट का डायरेक्शन ऐसे व्हाइट बोर्ड के अंदर है। तो ये हो गया मेरा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन कितना होगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। पॉइंट P पर डायरेक्शन कैसा होगा, तो ध्यान से देखिएगा, मैं राइट हैंड पाम रूल यूज करूंगा। कैसे यूज करना है, मुझे सबसे पहले अपने थंब को करंट के डायरेक्शन में लगाना है और अपनी फिंगर्स को पॉइंट P पर रखना है। तो ये देखिए, ये ऐसा है, ये मैंने थंब को रखा अंदर, फिंगर्स को रखा पॉइंट P पे, तो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आया, क्लियर है ना। ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आया, ये ऐसे है, ये दिस, ये मैंने थंब को रखा अंदर, फिंगर को रखा वहां, तो ये जो मेरा मार्कर है ये मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है। तो ये मेरी फील्ड ऐसे है, ये मेरी फील्ड ऐसे है। कौन सी फील्ड है, BQ, ठीक है ना, BQ, क्लियर है ना। ऐसे ही जरा BR निकालते हैं, BR का पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं। BR का मैग्नीट्यूड उतना ही आएगा जितना BQ का है, आप देख लीजिए, मैग्नीट्यूड उतना ही आएगा, मैग्नीट्यूड उतना ही आएगा क्योंकि करंट सेम है, QR वायर्स में करंट I है, डिस्टेंस R है, तो मैग्नीट्यूड में तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। डायरेक्शन मुझे देखना है कि कैसे निकाल सकता हूं, ठीक है ना, डायरेक्शन का मुझे ध्यान देना है। तो अब जरा देखते हैं डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन के लिए मैं फिर राइट हैंड पाम रूल यूज करूंगा। तो मुझे अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में रखना है, तो यहां पर तो डॉट लगा है,
डॉट लगा है मतलब करंट बाहर है, तो मुझे थंब को बाहर रखना है, आपकी तरफ रखना है, कैमरे की तरफ रखना है, और अपने फिंगर्स को पॉइंट पी पे रखना है। तो ये मैंने फिंगर रखे पॉइंट पी पे और मैंने थंब को रखा बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आया, ये आया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड मेरी इधर होगी, ऐसे। दिस इज बी आर, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड तो सेम है मगर डायरेक्शन कैसा है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन बी आर एंड बी क्यू, व्हाट इज द एंगल बिटवीन बी आर एंड बी क्यू, दिस इज 90 डिग्री, ये मुझे दिया हुआ है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब दो वेक्टर्स हैं, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो व्हाट विल बी द नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी बी आर स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर प्लस 2 बी आर बी क्यू cos 90 एंड cos 90 इज 0। तो ये टर्म हो गया बेटा 0। तो मेरी नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई, अंडर रूट बी आर स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर। अच्छा, बी आर और बी क्यू इक्वल है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई, बी आर स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर, दिस इज 2 बी आर स्क्वायर, या बी नेट कितना आ गया, √2 बी आर, राइट। तो बी आर का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो बी नेट कितना आ गया बेटा, √2 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई ए, √2 पाई ए। तो दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट। अभी भी क्वेश्चन पूरा नहीं है, आपको डायरेक्शन भी बताना है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है। तो दो वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर, तो उनका रिजल्टेंट कैसा होगा, ऐसे आएगा बेटा, रिजल्टेंट ऐसे आएगा। किधर होगा, टूवर्ड्स द मिड पॉइंट। रिजल्टेंट कितना होगा, टूवर्ड्स द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे एग्जाम में जब आप डायरेक्शन लिख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड का या आंसर लिख रहे हो, तो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन लिखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, अदरवाइज आपके मार्क्स कटेंगे। क्लियर है। अब बेटा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में हैं, जैसे मैं आपको एक दो और एग्जांपल बता रहा हूं। आपको स्क्वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ये करंट का डायरेक्शन है। तो देखिए मैं आपको लॉजिक बता देता हूं, सेंटर पे निकालनी है, कोई भी एक एलिमेंट ले लो, मान लो ए बी सी डी, ए बी ले लो, इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है ना, इसको ज्वाइन कर लो। दिस इज 45 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री। अब सेम लॉजिक, φ1 इज 45, φ2 इज 45। लेंथ आपको मालूम है, अगर आपको लेंथ मालूम है तो अगर ये लेंथ a है तो दिस विल बी a/2। आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हो, कोई भी डिस्टेंस निकाल सकते हो, दैट्स वेरी इजी, ठीक है ना। लॉजिक यही लगता है। और कैसा आता है, आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दे देता है, पूछता है सेंट्रॉइड पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसका लॉजिक क्या है, आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लो, ये सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस। यहां से दिस एंगल विल बी 30 डिग्री, दिस एंगल विल बी 30 डिग्री। बाकी सेम लॉजिक है, शेप कैसा भी हो, शेप कैसा भी हो, आपको कभी कभी हेक्सागन भी मिल सकता है, तो ऐसा नहीं है कि आप फिगर देख के सोचेंगे कि कैसा क्वेश्चन होगा। हेक्सागन हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हेक्सागन बना लीजिए, व्हाट इज द प्रॉब्लम। ये हेक्सागन बना लिया, दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये एंगल 30 हो गया, ये एंगल 30 हो गया। हाँ, प्रॉब्लम तब आएगी जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, आप ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल नहीं जानते क्या है, या बेसिक ज्योमेट्री से आप नहीं निकाल पा रहे हो कि ये डिस्टेंस कितना होगा, तो प्रॉब्लम है। तो ये 2 3 4 फिगर हैं, इससे ज्यादा आपके लिए नहीं है इंपॉर्टेंट।
ये जिसमें याद रखने वाला है, तो इतना अगर आप याद रख लोगे तो आई गेस आपका काम हो जाएगा। क्लियर है ना? तो आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैं बोल रहा हूं। फाइन, चलिए बच्चों, विद दिस वी एंड दिस लेक्चर। आई होप आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि आपको लॉजिक समझ में आ जाए और आपसे न्यूमेरिकल हो जाए। आप जो भी बुक रिफर कर रहे हो बायो-सैवर्ट लॉ पे, इस एप्लीकेशन पर बहुत सारे सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स हैं, उनको लगाइए। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन ड्रॉप इन अ कमेंट ऑन टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, इन द कमेंट सेक्शन, वेरेवर यू वांट। फाइन, व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि आपको समझ में आना चाहिए। और बेटा फिजिक्स में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है ना? जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक बोर्ड एग्जाम्स में, नीट में, जेई में आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पाओगे। क्लियर है? तो आई होप द लेक्चर वॉज फ्रूटफुल फॉर यू। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, इफ यू थिंक इट इज वर्थ लाइकिंग, शेयरिंग, डू लाइक एंड शेयर, एंड यस, सब्सक्राइब द चैनल so that I can come up with more motivating and precise, crisp lectures. Till then, study well and stay safe. Thank you.